हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर आज। बाबू, चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और बेटा यूनिट नंबर 1 ही चल रही है, नेशनल इनकम। बेटा चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब मुझे बेटा नेशनल इनकम मेजर करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो पता लग गया किससे रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल इनकम को, एनएनपी एट एफ सी, ठीक है ना। चलो तो भाई मेजर करनी भी सीख लेंगे। 15 लेक्चर लगेंगे पुत्र, यहाँ से गिन के, जो कि 17 से 18 दिन में लगेंगे। बीच में जितने छुट्टी होंगी, संडे जो आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। 17 से 18 दिन लगेंगे, तब जाकर ये पूरा होगा। ठीक है जी, हाँ इतने लेक्चर आराम से लगेंगे, बहुत आराम से। क्योंकि बेटा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के एक आध नहीं, 3 मेथड कोर्स में, तीनों लंबे चौड़े मेथड हैं। सब पे 20-20, 22-22 न्यूमेरिकल हैं, सब पे आपकी बुक में। ठीक है जी, और एडिशनल ओडिशनल मिला दो तो बेटा 150-200 न्यूमेरिकल है। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस के लिए हम ऐसा कर लेंगे, 70-80 तो कर ही लेंगे कम से कम। बाकी देखते हैं, जैसे जैसे टेस्ट लेते जाएंगे वैसे वैसे आगे की प्रैक्टिस कराते जाएंगे आपकी। ठीक है जी, चलो सामने देख रहे हैं, समझते हैं आराम से। बाबू, यहाँ शुरुआत करने के लिए ना एक पुरानी बात करनी है आपके साथ। जिसने पढ़ा हो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा बेटा कोई टेंशन नहीं लेनी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद है? 3 फेजेस याद हैं? 3 फेजेस होती थी। पहली फेज का नाम क्या था? प्रोडक्शन फेज। याद कराओ फटाफट से। पहली फेज का नाम था प्रोडक्शन फेज। दूसरी फेज का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या इनकम फेज। तीसरे का डिस्पोजिशन ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर फेज। कुछ याद आया? बाबू, ये तीनों नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड है। बेटा कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ये इसका इतना पॉपुलर नाम है नहीं। इसका बड़ा पॉपुलर नाम है बेटा वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड है बेटा इनकम मेथड, और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी, पहले वैल्यू एडेड मेथड शुरू करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, पढ़ना इसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके, वो और भी अच्छे से करेंगे। लेकिन बेटा मेरे हिसाब से ये थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आ तो कुछ भी सकता है दुनिया में, और मेरे को इंपॉर्टेंट लगने से क्या होता है? मैंने कौन सा पेपर बनाना है, उस टीचर को लगना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जनरली ऐसा देखा गया कि प्रैक्टिकल पोर्शन यहीं से आता है। एक ही न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपसे इनकम मेथड से भी कैलकुलेट कराता है नेशनल इनकम, और एक्सपेंडिचर से भी। 3 नंबर और 3 नंबर। इसका क्वेश्चन आता है बेटा थ्योरेटिकली। ठीक है ना, 40 में से बेटा समझ लो चॉइसेस अगर मिला लो तो 15 नंबर की यही यूनिट है। सारी चॉइसेस भी कंसीडर कर लो तो 15 नंबर ये अकेली यूनिट पी जाती है। जिसकी ये यूनिट स्ट्रांग है ना, फ्री के 15 तो लूट लो। मैं कभी इसको मानता ही नहीं है मुश्किल चीज़ है, मेरे लिए तो ये फ्री के 15 है। मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है जी, चलो करते हैं श्री गणेश। बाबू वैल्यू एडेड मेथड के साथ ही आज मैंने नोट्स दे तो दिए, मैंने इसलिए दे दिए बेटा किसी दिन कभी मेरा मूड होता है ना फटाफट पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा सकूँ, आप यहाँ से कॉपी कर सको। लिखने तो फिर भी हमें दे, तो मैंने ऐसे ही दिए शौक किया। ठीक है जी, तो लिखना शुरू करते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा, चलो फिर देखेंगे, पहले थोड़ा सा लिखेंगे, जल्दी लिखो।
लो पुत्र, इतना नोट करो फटाफट से। लो पुत्र, अरे कोई नहीं, अभी टाइम दूंगा लिखने का जिसका रह गया। आराम से समझेंगे मेथड को, पूरा दिमाग लगा दो, बहुत मजेदार मेथड है, बहुत इजी। बेटा वैल्यू एडेड मेथड, सबसे पहले तो पता लगे बेटा वैल्यू एडिशन होता ही क्या है, लोग किसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। बेटा एक फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो वैल्यू ऐड करती है उससे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। कहने का मतलब क्या है, मैं बोलूँ बेटा इधर देखो मेरी तरफ, मैं बोलूँ बेटा एक टेलर ना क्या करता है, 500 रुपये का फैब्रिक खरीद कर लाता है, कटिंग करता है, स्टिचिंग करता है, एक शर्ट बनाता है और 800 रुपये की शर्ट बेच देता है। मैं पूछूं आपसे बेटा टेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो कोई गधा ही होएगा जो कहेगा 800 रुपये वैल्यू ऐड करी। भाई टेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 500 का तो तूने सामान खरीदा और तूने 800 का बेचा, तूने 500 में 300 रुपये तो वैल्यू ऐड करी, तूने तो 300 ऐड करी ना। पक्की बात यही है ना सर, यही है वैल्यू एडेड। सबसे सिंपल बात बता रहा हूं कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हो। भाई टेलर की प्रोडक्टिव एक्टिविटी कटिंग और स्टिचिंग ही तो है, वो अपनी कटिंग की वजह से स्टिचिंग की वजह से उसकी वैल्यू कोई ना कोई दाम बढ़ा देता है, बेटा उसी को उस फॉर्म का वैल्यू एडिशन बोलते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब सेल नहीं होता, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है आपने क्या जोड़ा, आपने करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या जोड़ा। फ्लो में 500 रुपए का सामान आया, आपने कितना जोड़ के बेच दिया। समझ आई बात, क्या लिखा है मैंने बेटा, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मैंने अभी बेटा रॉ मटेरियल के ब्रैकेट में लिख दिया इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन मैं बता देता हूं ये 100% सेम चीज नहीं है, 100% सेम नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब ये जब तक न्यूमेरिकल नहीं होते तब तक डिफरेंस भी नहीं बता रहा, तब तक एक ही होता है। ठीक है जी, ओके बात, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे। बेटा अगर मुझे किसी फर्म का वैल्यू एडेड निकालना हो ना, तो बाबू एक फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, मैंने समझ तो लिया, एक फॉर्मूला भी है वैल्यू एडेड निकालने का, कैसे निकाल सकते हैं। अब कोई लिखेगा नहीं बेटा, अब सिर्फ मैं लिखूंगा थोड़ी देर तक। बाबू वैल्यू एडेड मैं एक फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, और वो फॉर्मूला है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि आपने अपना आउटपुट कितने का बेचा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि बेटा सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा। अब मेरा जो एग्जांपल था उसमें सोच लो बेटा, टेलर ने जब शर्ट बेची तो कितने की बेची, उसके लिए तो आउटपुट शर्ट है तो 800 की बेची, और उसने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा था 500 का, कितना है वैल्यू एडेड 300, तो हमारा दिमाग भी तो यही कहता था। सेम बात फॉर्मूला ने भी कंफर्म कर दी। तो बेटा अगर हमें फॉर्मूला लगाना पड़े तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ और नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन को ही बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स याद आ रहे हैं, याद ही नहीं आएंगे, वो गुड्स जो रीसेल हो जाएंगे या दूसरे प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम हो जाएंगे, दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। कुछ याद आया, पता नहीं क्या याद आया तुम्हें, आया याद, एक कंडीशन भी होती थी इन द सेम ईयर, वो याद आया। छोड़ दो बस, कुछ नहीं बाबू, छोड़ दो, सब बोले आगे आगे दौड़ दौड़ पीछे पीछे छोड़ छोड़, तुम्हारी ऐसी की तैसी निकम्मों की। हाँ जी, बढ़ाते हैं बात को आगे पुत्र, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला याद रह जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, और एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं बेटा। आप नहीं लिखोगे, सिर्फ मैं लिखूंगा, आप बस सॉल्व करा देना मेरे साथ साथ। बाबू एक फार्मर है, इसने बेटा वीट बेची 500 रुपए की टू द मिलर। मिलर ने बेटा इस वीट से आटा बनाया, 700 रुपए का बेच दिया टू द बेकर। बेकर ने इससे ब्रेड बनाई,
और 1000 रुपए की बेचती बेटा टू द कंज्यूमर। लो पुत्र सामने देख रहे हैं बेटा, यहां पर ना मैं 3 फर्म आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। जो पहली फर्म है बेटा वो है फार्मर, दूसरी फर्म है बेटा मिलर, और तीसरी फर्म है बेकर। ये तो कंज्यूमर है, इसको तो छोड़ दो। ठीक है जी, प्रोडक्शन तो यही कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो इनकी होगी। कंज्यूमर कोई प्रोडक्शन करता है क्या? अरे भाई क्या बातें कर रहे हो, करता है क्या? पहला लेक्चर याद करो, कुछ याद आएगा तुम्हें शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। लो बाबू, बाबू मुझे अगर इनका वैल्यू एडेड निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूँ? फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा मैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर हंसी मजाक में ही खत्म कर दूंगा मैं, आप अपना कंसंट्रेशन बरकरार रखना, कहीं मजाक मजाक में पता लगे बेटा कंसेप्ट उड़ गया। लो बाबू, तो बाबू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये कैलकुलेट होगा वैल्यू एडेड। ठीक है ना बाबू? वैसे ऐसा हो तो सकता नहीं जो मैंने कर दिया। मैंने बेटा जब फार्मर से वीट बिकवाया, फार्मर का बेटा आउटपुट क्या है? वीट। तो बेटा उसका इनपुट की कोई वर्थ नहीं दी। ऐसा हो तो सकता नहीं रियल लाइफ सिचुएशन में कि बिना कुछ करे बेटा वीट आ गई जी 500 रुपए की बिक भी गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो मेरे एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, तो बेटा इनपुट्स की वैल्यू मान लूँ 0, जब है ही कुछ नहीं। मैंने इनपुट की वैल्यू मान ली 0, और आउटपुट कितने का बेचा? फार्मर का आउटपुट तो वीट है, ये तो मानते हो। तो बेटा उसने वैल्यू ऐड कितना किया? 500। 500 माइनस 0 बचेगा, लिखो 0। लो बाबू लो, हाँ जी बाबू मिलर के हिसाब से बताओ, मिलर का आउटपुट क्या है? फ्लोर, आटा बेचा उसने, कितने का बेचा? आउटपुट 700 का बेचा। इनपुट कितने का खरीदा? 500। पक्की बात? लो जी बेटा वैल्यू एडेड कितना है? 200 रुपए। यार हमारा नॉर्मल दिमाग भी तो ये कहता है। मिलर क्या कर रहा है बेटा? 500 रुपए की वीट खरीद के ला रहा है, उसको पीस रहा है, आटा बना रहा है, बेच रहा है। मैं पूछूं बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी मिलर ने क्या वैल्यू ऐड करी, तो हर कोई बता देगा भाई 200 ही तो ऐड कर रहा है। 500 का तो तू खरीद के ला रहा है, तू 700 का बेच रहा है, तू तो 200 रुपये ही ऐड कर रहा है, या तू पूरे 700 रुपये ही ऐड कर रहा है? 200 ही तो कर रहा है, दिमाग भी यही बोलता है। ठीक है जी बाबू, बेकर के हिसाब से बताओ फटाफट, क्या बेच रहा है? ब्रेड बेच रहा है, कितने की? 1000 की। आउटपुट की वैल्यू कितनी है? ठीक है भाई समझ में आ गया, नींद पूरी घनघोर आ रही है तुम्हारे। हाँ जी बाबू, आउटपुट कितने का बेच रहा है? 1000 का बेच रहा है। इनपुट की वर्थ क्या है? 700। लो पुत्र वैल्यू एडेड कितना आ गया? 300। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? एक फर्म जो वैल्यू ऐड करती है उससे हम बोलते हैं बेटा उस फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड। कोई भी फर्म जब वैल्यू ऐड करती है तो हम उससे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड है इस फर्म का। मैं बोलूं यहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड है बेटा मिलर का 200 रुपये, ग्रॉस वैल्यू एडेड है फार्मर का 500 रुपये। और अगर मैं पूरे इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल कर दूं, यानी कि पूरे इंडिया की जितनी फर्म है सबके वैल्यू एडिशन का टोटल कर दूं, सिग्मा वर्ड इसी चीज को तो रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं पूरे इंडिया की हर फर्म के वैल्यू एडिशन का टोटल कर दूं तो प्यारे बच्चों ये एक चीज के बराबर आएगा। अगर कोई समझ गया तो बेटा बस हेड्स ऑफ है, नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं समझाऊंगा। ये पक्का बराबर आएगा जीडीपी एट एमपी के। क्यों? देखो मैं 2 तरीके से समझा सकता हूं इस बात को। चाहे तो जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन सोच लो। बचपन में मुझे नहीं पता कोई कैसे बताता है, मैं जीडीपी की डेफिनेशन सबसे आसान तरीके से बताता हूँ। मेरा तरीका ये बताने का है बाबू, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है एक साल में एक इकोनॉमी में, वो जीडीपी होता है उस इकोनॉमी के लिए। और मैं तो इंडिया की बात करूंगा, ठीक है ना? मैंने क्या बोला था अभी, अगर मैं पूरे इंडिया के सारे के सारी फर्म के वैल्यू एडेड का टोटल कर दो तो वो जीडीपी एट एमपी होगा। डेफिनेशन भी तो यही है जीडीपी एट एमपी की, पहली बात। दूसरी बात, चलो दूसरे एंगल से सोच लो।
बेटा जब मैं बोल रहा हूं पूरे इंडिया की सारी फर्म का, तो बेटा मैं तो बात ही डोमेस्टिक टेरिटरी की कर रहा हूं, मैं तो बात डी की कर रहा हूं ना, मैं तो एन की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैंने इंडिया की बात करी ना, मैंने तो वर्ल्ड की बात ही नहीं करी, मैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं। अब आप खुद सोचो, जब ये सामान बेच रहे होंगे, जब ये बेकर 1000 रुपये में ब्रेड बेच रहा होगा, इस ब्रेड में टैक्स है कि नहीं है? जब ये ब्रेड बेच रहा होगा, 1000 रुपये की ब्रेड खरीद के लाते हो आप, टैक्स है कि नहीं है? टैक्स दे दिया आपने। अगर टैक्स इंक्लूडेड है तो बेटा ये एमपी होगा, एफसी हो नहीं सकता। खुद सोचो, पढ़ लिख चुके हो पिछला चैप्टर, जब आप एमपी निकालते हो, एमपी कैसे बनता है? एफसी प्लस एनआईटी, क्या टैक्स जुड़ जाता है तब बनता है एमपी? तो जब ब्रेड बिक रही है उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो ये कभी एफसी कैलकुलेट हो सकता है? ये तो एमपी कैलकुलेट होगा। और बाबू चाहे कोई भी मशीन लग रही है ब्रेड बनाने में, चाहे आटा पीसने में, कुछ भी लग रही है, सर मैंने अभी तक उसका कहाँ बाहर निकाला डेप्रिसिएशन, तो कैलकुलेट तो जी होगा। मेरे पास तो दोनों लॉजिक है, चाहे तो आप डेफिनेशन सोच लो, नहीं सोच रहे डेफिनेशन तो ऐसे सोच लो, पूरे इंडिया की फर्म का जीवीए का टोटल करूंगा, आएगा जीडीपी एट एमपी, कुछ कर लो। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं? दोनों तरीके से सुन लो बेटा, जीडीपी की डेफिनेशन भी यही कहती है, अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के सारे गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस करेगा, टोटल कर दूं 1 साल का, तो जीडीपी एट एमपी होता है। जीवीएमपी भी ये कह रहा है। दूसरी बात मैंने कहा वैसे सोच लो भाई, जब मैं बोल रहा हूँ पूरे इंडिया के सारी फर्म का टोटल कर दो, जो भी वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो जब मैं पूरी इंडिया की फर्म बोल रहा हूँ तो डी तो कैलकुलेट होगा। और जब बेटा ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, क्या वो बिना टैक्स के है? नहीं बेटा, उसमें सरकार तो टैक्स लेगी, ये भी टैक्स लेंगे। अगर टैक्स इंक्लूडेड है तो एमपी तो कैलकुलेट होगा। और मैंने कौन सा अभी तक डैप बाहर निकाल दिया बेटा, तो जी तो कैलकुलेट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? ठीक है, चलो आराम से सीधे बैठ जाओ, और मुश्किल होगा अभी, लेवल और मुश्किल होगा, ठीक है ना, फिर उतार दूंगा पक्का, फिर आराम से, टेंशन। लो पुत्र, फॉर्मूला बताओ फटाफट से दोबारा, क्या है वैल्यू एडेड का फॉर्मूला? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही है फॉर्मूला बाबू। डबल स्टार ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट और सिंगल स्टार ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन की चर्चा करेंगे और फिर बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट की, और जैसे ही मैं चर्चा खत्म करूंगा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, करें खत्म, अभी कर रहे हैं खत्म बस अगले 10 मिनट में। बाबू इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जब पुत्र मैं बात करता हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो इंटरमीडिएट गुड्स की बात याद है तुम्हें? क्या होते हैं, अभी मैंने पूछी भी थी, याद आया कुछ? These goods are helpful in the production of other goods but loses their identity during production. प्रोडक्शन होते होते इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कुछ याद आया बेटा? शुगर फॉर कैंडी मैन्युफैक्चरर, कुछ याद आया? पैटिस मैन्युफैक्चरर के लिए कोल, चीज जो बना रहा है उसके लिए मिल्क, कुछ याद तो आ ही रहा होगा, कुछ तो याद आ ही रहा होगा बेटा। जब मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो क्या पुत्र इसमें कोई कैपिटल गुड्स लेना है? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इनकी आइडेंटिटी खोती नहीं है प्रोडक्शन के दौरान। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए मशीनरी, मैंने एग्जांपल दिया था चेयर का, शायद मुझे याद आ रहा है। आपने एक बेटा मोल्ड एंड डाई बनवाया, बहुत बड़ा मोल्ड एंड डाई लोहे का मजबूत, गरम गरम खोलता हुआ प्लास्टिक उसके अंदर डाल देते हो, थोड़ी देर बाद निकाल देते हो, चेयर ये शेप तैयार। क्या बेटा जब वो चेयर बन के तैयार होती है मोल्ड एंड डाई टूट के गिर जाता है? क्यों गिरेगा? सर कैपिटल गुड्स सिंपल भाषा में बोलूं तो फिक्स्ड एसेट्स, क्या ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन? प्रोडक्शन हो गया और इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, टूट के गिर गए, ऐसा होता है क्या?
नहीं ना। तो बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में पहली बात है कि कोई कैपिटल गुड्स नहीं आता, वो आपको भी पता है, ठीक है ना। एक बड़े काम की बात करने जा रहा हूं, ये याद रखना बेटा। ये न्यूमेरिकल के लिए बात बोल रहा हूं। इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अब बच्चा कहेगा ये क्या बोल रहे हो, लो बाबू लो, सुनो आराम से बात को सुनो। अगर कभी मुझे कोई क्वेश्चन दे इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 करोड़ और बोले बेटा इंपोर्ट्स 300 करोड़, तो बेटा मैं क्या करूंगा, सुनो बेटा। जब ये वर्ड आता है ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल मैंने कितने खरीदे हुए हैं, सिर्फ इतना मतलब है। अब रॉ मटेरियल चाहे मैंने इंडिया से खरीदे हो चाहे मैंने अब्रॉड से खरीदे हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में रॉ मटेरियल की वर्थ है। तो यानी कि बेटा पूरी दुनिया से खरीदे हुए की बात आ गई, ठीक है ना जी। तो सर ऐसे केसेस में मुझे इंपोर्ट्स का कुछ करना है, कुछ नहीं करना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सब कुछ है। मैंने यहां पर यही लिखा, इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन के साथ इंपोर्ट दियो तो वो यूजलेस है, सिर्फ बुद्धू बना रहा है आपका। इसी कंपैरिजन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे कह दे, लो सामने देखो, एक सेकेंड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 1200 करोड़ और बेटा बोल दे इंपोर्ट्स 300 करोड़। अब क्या करूं सर, ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। बाबू देखो इन दोनों बातों में आराम से डिफरेंशिएशन कर लो, तभी काम के बात होगी, तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। मैंने यहां पर बोला कि मैंने रॉ मटेरियल परचेस करा डोमेस्टिक फर्म से 1200 करोड़, सिर्फ डोमेस्टिक फर्म से। डोमेस्टिक फर्म बोलूं तो बेटा सिर्फ इंडिया की फर्म से 1200 करोड़, और बेटा इंपोर्ट करे 300 करोड़ के रॉ मटेरियल। भाई मुझे तो पूरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, पूरी, चाहे मैंने कहीं से खरीदा हो, चाहे इंडिया से खरीदा हो चाहे अब्रॉड से खरीदा हो। तो बेटा ऐसे केसेस में वाइल अराइविंग एट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन यू मस्ट हैव टू ऐड इंपोर्ट्स। यानी कि बेटा जी यहाँ जो मेरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगी वो 1500 करोड़ आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 करोड़ और कह दे इंपोर्ट 300, तो यहाँ कोई जोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दुनिया के हर कोने से जो मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल वो सब शामिल है इसमें। क्लियर है बात। इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे कुछ जितना पंगा हो सकता है वो यही हो सकता है, यानी कि कुल मिला के देखो तो कोई पंगा है ही नहीं, ठीक है जी। सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करनी है, ठीक है। डबल स्टार लगाया हुआ था, मैं डबल स्टार डिफाइन कर रहा हूं। हर चीज नोट्स में भी लिखी गई है, अभी दोबारा भी लिख लेंगे, कोई टेंशन है नहीं, सेम लिखा गया जैसा पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। लो सामने देखो बाबू, वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है। पढ़ना जरा मैंने क्या लिखा, या और अच्छा करना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। लो पुत्र, हाँ मैंने बिल्कुल अप्रोप्रिएट कर दिया। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। मेरी तरफ देख रहे हैं अभी बाबू, वर्ड इज प्रोड्यूस्ड और सेल, क्या लिखा है मैंने वर्ड प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। मैं अभी 2 से 3 बार पूछने वाला हूं इस वर्ड की अहमियत, ठीक है। क्या लिखा है एक बार फटाफट से पढ़ के बताओ। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। अच्छा चलो मान लो अगर ऐसा हो जाए कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है सारा ही बिक जाए, मान लो ऐसा हो जाए, तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट बिल्कुल बराबर हो जाएगा सेल्स के।
ऐसा ही होगा ना। अगर मैं बोलूँ जितना प्रोड्यूस हुआ है सारा बिक जाए उसी साल में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा? सेल्स के। ये पता कब होगा? आज 31 मार्च है, रात के 8 बजे हैं, आपका चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आप बाहर निकले, कन्फेक्शनरी शॉप पे पूछा चॉकलेट है, कहते नहीं खत्म होगी। अरे अच्छा, अरे चिप्स, कहता पूरी दुकान खाली है, सब खत्म है। अच्छा, आप अगली दुकान पे गए, मैं कहा देखो पूरी दुकान खाली है, सब खत्म है। आपका चाउमीन खाने का मन है, आप चाउमीन खाने गए, सब खत्म है। पूरे इंडिया में सब खत्म है। ये तब होगा कि रात को 8 बजे कुछ नहीं मिल रहा, पूरी दुनिया में हर चीज खत्म है। फिर ऐसा हो सकता है? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशन क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है ना, कि एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। ठीक है ना, और मैंने बोला अगर जितने प्रोड्यूस हुए सारे ही बिक गए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा? सेल्स के। पर रियलिटी में क्या कभी ऐसा होता है कि जितने बनते हैं सारे बिक जाते हैं? नहीं। तो अब जानना है असलियत क्या है। ठीक है, अब असलियत जान लो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेटा बिल्कुल अवेयर रहना है, तभी समझ में आएगा। और पक्की बात है, मैं 2 से 3 जेन्युइन अटेम्प्ट करूंगा समझाने के। अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी समझना है तो समझ लेना बेटा हमारे बस की बात नहीं, फिर रट्टा मार लेना। 2 से 3 अटेम्प्ट करूंगा जेन्युइन समझाने के, ठीक है? वरना टीचर 1 मिनट में रटवा देता है, मेरे पास भी है वो टेक्निक, हमें भी पता है कैसे रटवाया जाता है। ठीक है, चलो बाबू, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर तो होता नहीं है, तो समझ में आ गया। इट इज द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांस, 0.00001% चांस भी नहीं है इसके कि वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर हो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम होता है बेटा अनसोल्ड स्टॉक। और बेटा अगर मैं चेंज इन स्टॉक के बारे में बताऊं तो ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बच्चे जानना चाह रहे हैं कैसे। आदित्य गुड मॉर्निंग बाबू, मंगल ग्रह पे पानी है? आदित्य बता दे यार, खोज नहीं करके आ गया तू? अच्छा लो, अभी देख आज फोन आएंगे नासा से तेरे पास, पूछेंगे देर से मंगल ग्रह पे पानी था कि नहीं। लो पुत्र सामने देखना मेरी तरफ, 31 मार्च, कृष्णा भी जा रहा है तेरे साथ, अभी रुक जा, इसे भी लेता जा बाबू। 31 मार्च 2022, मान लो पूरे इंडिया में स्टॉक बचा है बेटा 2000 यूनिट। ठीक है, पूरे इंडिया में स्टॉक बचा 2000 यूनिट या 2000 रुपए मान लो। ठीक है बाबू, पूरे 2022-23 में सेल्स हुई 85,000 रुपये की, ये सब रुपये में मान लो, 85,000 रुपये की। और आज 31 मार्च 23 जब साल खत्म हुआ तो बेटा स्टॉक पड़ा हुआ है 5,000 रुपये का। ठीक है जी, मैंने तो अभी सिर्फ फिगर मानी, कुछ नहीं अभी समझाया नहीं है, अभी तो ये सब रटा हुआ है आपने। ठीक है, अच्छा एक बार फॉर्मूला में पुट तो कराओ, आंसर तो निकाले, फिर समझाता हूँ। बाबू सेल्स कितनी हुई? 85,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,000। ये अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, ये तो जानते हो ना कि अगर मैं 2022-23 के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा 22-23 के लिए, और ये बेटा ओपनिंग स्टॉक होगा। पक्की बात ना? पालकी पता है ये बात? नहीं, अच्छा ठीक है। बाबू देख सुन, ये पता है अगर मैं बोलता हूँ, नहीं तेरे को तो ये भी नहीं पता होगा बाबू, अगर मैं बोलता हूँ मेरा ईयर है 22-23, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अब फाइनेंशियल ईयर, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, और बेटा जो खत्म होता है वो होता है नेक्स्ट 31 मार्च को। यानी कि अगर मैं बोलूँ 22-23 तो इसका मतलब है बेटा ये स्टार्ट हो रहा होगा ईयर अप्रैल में और खत्म हो रहा होगा बेटा मार्च 23 में। ये समझ में आया? अगर मैं बोलूँ बेटा मेरा ईयर है 23-24 तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24 तक चलेगा। ये समझ में आया पुत्र? ये जो साल का आखिरी दिन है, ये जो साल का आखिरी दिन है,
इस दिन जितना स्टॉक होता है, क्योंकि ये साल का आखिरी दिन है, क्लोजिंग है मेरे साल की, इस दिन जितना भी स्टॉक होता है इसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग है साल की, इस दिन जो भी स्टॉक बचेगा इसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और ये साल की ओपनिंग है, मेरा साल शुरू हो रहा है, इस दिन जितना भी स्टॉक होगा इसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, है ना। अकाउंट्स आ गए, बस अब साइड चेंज लो होता है। तो आज 31 मार्च 23 है, साल के आखिरी दिन जो स्टॉक है बेटा वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। देख मैंने क्लोजिंग स्टॉक की जगह इसकी वैल्यू पुट करी। ठीक है, तो मेरे साल की शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 22 को। देख ये मैंने दिया 31 मार्च 22 का स्टॉक 2000 रुपये। 31 मार्च रात को बेटा मैं 2000 रुपये का स्टॉक अपनी दुकान में छोड़ के गया, ताला लगा के घर आ गया। अगले दिन सुबह जाऊंगा, 1 अप्रैल को भी तो उतना ही स्टॉक होगा, तो साल के ओपन पे भी तो उतना ही स्टॉक होगा। तो बेटा यही ओपनिंग स्टॉक मैंने यहां पुट करा 2000। ठीक है, चलो वेरी गुड। लो बोलते बाबू क्या कैलकुलेट किया आपने, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया, 88,000। ठीक है, अब समझ लें, लिख तो लिया ही, अब समझ तो लो। लो उत्तर मेरी तरफ देखना, सर 2 से 3 जेन्युइन ट्राई होंगी। ठीक है, अगर उसके बाद भी समझना है तो बस छोड़ देना, फिर तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है ना, फिर समझ लेना बेटा कि हमारी डेवलपमेंट ही ऐसे हुई है, रट रट के हुई है, और ऐसे ही जाना है जिंदगी भर। लो पुत्र एक बात बताओ बेटा, जब मैंने साल भर में 85,000 रुपए का सामान बेचा, क्या बेटा उस 85 के 85,000 रुपए का सामान की प्रोडक्शन मैंने इसी साल की होगी? बताओ हो। देखो एक तो सिचुएशन हो सकती है करी हो, एक सिचुएशन हो सकती है नहीं करी आपने। भाई 85,000 का सामान बेचा, 2 का तो पहले पड़ा था ना। अगर 2 का पहले पड़ा था तो आपने प्रोडक्शन कितने की करी, 83,000। दिमाग में सोचो 83,000 ये कैसे निकाला आपने, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब एक बात बताओ, ये क्लोजिंग स्टॉक जोड़ू कि नहीं जोड़ू? क्यों ना जोड़ू? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू ऑफ आउटपुट की डेफिनेशन क्या कहती है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। वो ये नहीं कहती सेल। अगर मेरी दुकान पे 5,000 का स्टॉक पड़ा है तो बेटा प्रोड्यूस तो हुआ था इस साल में, इसने कब का बेचो, बेचने की बात करी, कहीं डेफिनेशन में लिखा सेल की बात, इसने कहा प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है नहीं बिका, प्रोड्यूस तो इसी साल में किया था मैंने, तो प्रोड्यूस किया था तो जोड़ दो। ये लो मैंने भी तो यही फॉर्मूला बनाया। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी सेल्स के बराबर होता ही नहीं। कभी इंडिया में ऐसा होगा क्या 31 मार्च को सारा सामान खत्म हो चुका है, कि जितना प्रोड्यूस करा था सारा बिक चुका है? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या कहता है बेटा, एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। और मैंने एक्चुअल फॉर्मूला क्या बताया, क्या होना चाहिए फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट मींस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, लो दूसरे तरीके समझ लो। मान लो ये जितना मैंने बेचा सारा का सारा मैंने इसी साल प्रोड्यूस किया था, सारा का सारा अभी प्रोड्यूस किया था अभी बेचा, तो सर सेल्स पक्का जुड़ेगी, जोड़ दी। बेटा ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा 5,000 रुपए आज 31 मार्च को, क्या आपको नहीं लगता इसमें बेटा पिछले साल के 2,000 रुपए का भी स्टॉक शामिल है? सर समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक बात बताओ, ये जो अगर मैं बोल रहा हूं मैंने आज 85,000 का स्टॉक बेचा पूरे साल भर में, और मैं बोल रहा हूं मैंने सारा का सारा इसी साल में प्रोड्यूस करा, क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट कहता है प्रोडक्शन को जोड़ो? मैंने जोड़ दिया 85,000, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आई? बस मुझे ये बता दो इस 5,000 में इस 2,000 का गुड शामिल है कि नहीं है? आज 31 मार्च 23 को मेरी दुकान में 5,000 का सामान पड़ा है, तो वो 2,000 का कहां गया जो 31 मार्च 22 को पड़ा था? सर इसी के अंदर ही तो है। क्या मुझे इस 2,000 को जोड़ना है? नहीं बेटा, क्योंकि ये किस साल में प्रोड्यूस हुआ था बेटा, 21-22 में हुआ था। ये पिछले साल ही तो प्रोड्यूस हुआ था 21-22 में। अगर 31 मार्च 22 को पड़ा था तो प्रोड्यूस किस साल में हुआ होगा? पिछले साल में। तो बेटा ये पिछले साल के वैल्यू ऑफ आउटपुट में जुड़ चुका होगा, इस साल इसको बाहर निकाल देना। समझ में आई दोनों बातें? दोनों बातों में फॉर्मूला यही डिराइव होगा। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, जेन्युइन ट्राई है 2 से 3, आराम से सुन लो, कोई जल्दी नहीं है। इधर देखो,
मैंने बेटा इस साल में 85,000 का गुड्स बेच दिया। मुझे क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। दिमाग में रखो इसकी डेफिनेशन क्या है। मुझे इस साल का प्रोडक्शन निकालना है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब प्रोडक्शन निकालना, ठीक है। मैंने इस साल 85,000 का गुड्स बेच दिया, लेकिन पुत्र मैंने इस साल सिर्फ 83,000 का प्रोड्यूस करा। 2 साल का जो 2000 का जो पिछले साल बचा था ना, वो बेच दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि 2000 का तो पड़ा ही था सामान और बेटा 83,000 का और प्रोड्यूस करा, पूरा 85,000 का बेच दिया। ठीक है, बेचा कितने का? 85 का। दो तो बेटा पुराना ही बेचा, तो यानी कि एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना करा? 83। यानी कि मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन निकालने के लिए। समझ में आई बात? अब बेटा ये सोचो, ये इस साल बिक नहीं पाया, तो बेटा मैं कौन सी सेल्स निकाल रहा हूं भाई? जो बिक नहीं पाया इस साल में, मैं कौन सी सेल निकाल रहा हूं? मैं क्या निकाल रहा हूं? प्रोडक्शन। प्रोड्यूस तो इसी साल में हुआ था ना ये 5,000 भी। तो बेटा सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। एक तो तरीका ये है, ऐसे सोच लो। ऐसे नहीं सोचा जा रहा, वैसे सोच लो। मेरी तरफ देखो, मैंने बेटा पूरा का पूरा 85,000 की जो सेल करी, सारा प्रोडक्शन इसी साल में किया था। जब प्रोडक्शन किया था, जोड़ो सेल्स को, जोड़ दिया जी सेल्स को। बेटा साल के आखिरी में 5,000 रुपए का सामान बचा, लेकिन इस 5,000 में पुत्र पिछला 2,000 भी तो है, वो कहां उड़ गया? हवा थोड़ी ले गई उसको। ये 85,000 का तो नया प्रोड्यूस करा, नया बेच दिया। अब 5,000 का बच गया, तो बेटा इस 5,000 में वो 2,000 वाला भी तो है जो पिछले साल का था, क्योंकि इसका प्रोडक्शन दूसरे साल में हुआ था। ये नहीं जोड़ना, इसे बाहर निकाल दो। इस 5,000 में ये 2,000 भी है, पहले 5 जोड़ो, 2 बाहर निकाल दो बेटा। कैसे ही सोच लो। मैंने पूरी जेन्युइन ट्राई करी। कितनों को समझ आ गया? अच्छा ये तो होता हो। अरे हाँ, अरे हाँ, दिमाग की नसें पड़ जाती है अब तक तो। इतनों को समझ आ गया। अच्छा किसको नहीं आया? एक मेरा ही होगा हाथ खड़ा, बस बस मैं ही हूँ। अरे पीएचडी यही है मेरे पास, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ अब 80/80 की है। अब 28 बच्चे लाने वाले हैं मेरे, 80/80 है। लिखवा दो टॉपर लिस्ट पहले ही सीबीएसई के पास। पक्की बात है क्या? चलो कल आते ही एक जेन्युइन ट्राई और कर दूंगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। बाय बाय।